बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है इसमें मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगा वो दमे की तशख़ीस के हवाले से जो टेस्ट हैं उनका तसलसल है। पिछले मेरी एक वीडियो में मैंने वो तमाम टेस्ट जो कि दमे की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका तज़किरा किया था, और उसमें से एक जो टेस्ट है स्पायरोमीट्री का टेस्ट, उसका तफसील से मैंने उसमें ज़िक्र किया था। इस वीडियो में बाकी जो टेस्ट जितने भी हैं और दमे की स्पेसिफ़िक तशख़ीस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनका मैं ज़िक्र करूँगा और उनको मैं तफसील से आपके सामने रखूँगा। अब दूसरे टेस्ट की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं पीक फ्लो मीटर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल सादा सा आला होता है जिसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं। ये छोटा सा आला होता है इतना सा, और इसके एक सिरे पे वही माउथ पीस होता है और उसमें मरीज़ को कहा जाता है कि इसमें आप पूरा सांस अंदर लेके फुल ज़ोर से फूंक मार लें। अब जब फूंक उसमें मारी जाती है तो ये जो पीक फ्लो मीटर होता है इसके एक सिरे पे, यानी इसका एक ऐसे स्केल सा बना होता है, वो लेके होते हैं कि एक लीटर के हिसाब से कि इतने लीटर हवा को नापने का जो पैमाना होता है वो उस पे होता है, और पॉइंटर लगा होता है। जब मरीज़ उस पीक फ्लो मीटर में फुल ज़ोर से फूंक मारता है, हवा अंदर लेके फिर फूंक मारता है, तो वो एक जब फुल हवा मरीज़ निकाल लेता है उस पीक फ्लो मीटर में, तो वो जो पॉइंटर होता है वो एक जगह पे जाके रुक जाता है। तो वो आप नाप सकते हैं कि अच्छा जी 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, कितने लीटर हवा इस मरीज़ ने निकाली है या ये मरीज़ निकाल सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जो दमे के मरीज़ों में, अब अगर रुकावट होगी, यानी दमे के मरीज़ों में सांस की नालियों में रुकावट होती है, तो एक तो इसका जो रीडिंग होगी वो कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर उस उम्र के बंदे के लिए, ख़ास उम्र जिस उम्र का भी वो मरीज़ है, उसके हम उम्र बंदों और उसी हाइट के लोगों को, और अगर मर्द है तो मर्द, औरत है तो औरत, अपने जेंडर जो होगा उसका, यानी अपने उनसे अगर मवाजना किया जाए, अगर वो मिसाल के तौर पे 6 लीटर इस पीक फ्लो मीटर से हवा निकाल सकते हैं तो ये 6 लीटर नहीं निकाल सकेगा, ये कम निकाल सकेगा, 4 लीटर, 3.5 लीटर। तो वो इसका मतलब है कि इसको रुकावट है, तो इससे एक दमे की तशख़ीस हो जाती है, इस रुकावट की तशख़ीस हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा पीक फ्लो मीटर या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इसको कहते हैं। पीक फ्लो मीटर आला होता है और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो ये होता है जो फूंक मार के नापते हैं। अब अगर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो दमे में कैसे होगा इन दमे के मरीज़ों में? अच्छा, इन दमे के मरीज़ और दूसरे आम लोगों में फ़र्क ही होगा। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल बंदा है, वो शाम को भी ये पीक फ्लो मीटर में फूंक मारता है, 6 लीटर उसका आता है। सुबह भी इसको इस्तेमाल करके फूंक मारता है, 6 लीटर आता है। दोपहर को भी इसको इस्तेमाल करता है, 6 लीटर आता है। यानी इसमें फ़र्क नहीं आएगा, एक फ़िक्स उसका 6 लीटर आएगा। दमे के मरीज़ में क्या होगा कि दमे का मरीज़ मुख्तलिफ अवकात में जब इसमें फूंक मार के पीक एक्सपायरेटरी फ्लो अपना नापेगा तो उसमें वेरिएशंस होगी। आम तौर पे शाम के वक्त और सुबह के वक्त बहुत कम हो जाता है, रुकावट ज़्यादा होती है तो ये कम हवा निकाल सकता है, वो रुकावट ज़्यादा होने की वजह से। तो ये जो वेरिएशंस आती हैं, यानी इसके पीक फ्लो मीटर से जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो पूरे हवा का निकालना जो नापा जाता है, इसमें जो फ़र्क आता है, तग़य्युर आता है, वेरिएशंस आती हैं, मुख्तलिफ अवकात में कम ज़्यादा होता है, इससे पता चलता है कि ये दमे का मरीज़ है। अब तो एक तो ये तशख़ीस के लिए इस्तेमाल हो गया, दूसरा यही पीक फ्लो मीटर हर दमे के मरीज़ के पास होना चाहिए, क्योंकि जब वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो दवा है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। एक तो ये है कि उसको अपनी सांस की जो तकलीफ़ है तो वो कम होगी और उसमें उसको आराम आएगा जब दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा। अगर वो कंट्रोल है तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा और उसकी तकलीफ़ दूर होगी और उसको इससे पता चल जाएगा। लेकिन ये पीक फ्लो मीटर से भी वो अपना नाप सकता है कि अगर वो एक ख़ास फ़ीसद से कम आता है तो उससे उसको पता चलता है कि जी मेरा जो दमा है वो कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, तीसरा जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट।
अब मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट दमे की तशखीस कैसे करता है? जैसे दमे के मरीज़ होते हैं, उनकी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी जिस चीज़ से उनको एलर्जी होती है उनकी सांस की नालियाँ जब उसके साथ कांटेक्ट में आती हैं तो सांस की नालियाँ उनकी ज़्यादा तंग हो जाती हैं। उसी की वजह से उनको सांस की दुश्वारी होती है और सांस उनका फूलता है, सांस की तकलीफ़ हो जाती है। तो ये जो मेथाकोलिन है, इनको सांस के ज़रिए से इन मरीज़ों को, दमे के मरीज़ों को तशख़ीस के लिए दिया जाता है और यूँ समझे कि उनको दमा कराया जाता है, दमा इंड्यूस किया जाता है। अब जो आम बंदा होगा उसको भी जब ये मेथाकोलिन देंगे तो उसकी भी जो सांस की नालियाँ हैं वो भी तंग होंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं होगी, उनको बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ या दुश्वारी नहीं होगी। जबकि दमे के जो मरीज़ होते हैं वो चूँकि उनकी ये जो सांस की नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको जो ये मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट, ये जो मेथाकोलिन इनहेल के लिए दी जाती है, उनको कहा जाता है कि ये दवाई ले लें, तो उनको बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ हो जाती है, सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी जो नालियाँ हैं सांस की वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है। तो ये आम तौर पे ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा किया नहीं जाता, क्योंकि ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है और ये नहीं है कि घर में कोई कर ले या दफ्तर में कोई कर ले डॉक्टर, इसके लिए स्पेशल किस्म की फिर अरेंजमेंट करनी पड़ती है ताकि ये दमा जब इंड्यूस किया जाता है, यानी उसको मेथाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट के ज़रिए से जब मरीज़ को दमा कराया जाता है तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसके इलाज के लिए भी सारे इंतज़ाम होने चाहिए, इसलिए ये आम तौर पर टेस्ट नहीं किया जाता। अब चौथे टेस्ट की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। अब जिन लोगों को वर्जिश करने की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से दमे का अटैक होता है तो उन लोगों को एक ट्रेडमिल होती है। ट्रेडमिल वो चीज़ होती है जो घर में लोग एक्सरसाइज के लिए दौड़ते हैं उसके ऊपर, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उस ट्रेडमिल पे इन मरीज़ों को थोड़ा दौड़ाया जाता है, यानी एक्सरसाइज कराई जाती है, या इनको ओपन एयर में बाहर भी एक्सरसाइज 5-10 मिनट की कराई जा सकती है, इनको दौड़ाया जा सकता है। और फिर उसके बाद उनको देखते हैं कि उनको दमे का जो अटैक है वो होता है कि नहीं है। एक तो ये कि उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे भी दौड़ने की वजह से सांस चढ़ता है, लेकिन जो दमे के मरीज़ हैं उनका सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगा, उनका सांस ज़्यादा पकड़ना शुरू होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने पीक फ्लो मीटर की बात की है, जब उसके ज़रिए से उनको कहेंगे कि इसमें फूंक मार लें तो ज़ाहिर है उनका वो जो पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो है उसकी मकदार, यानी जो हवा जितनी वो निकाल सकेंगे उसकी मकदार भी कम हो जाएगी, क्योंकि रुकावट हो जाती है उनको। तो ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो होता है, जो वर्जिश की वजह से होता है, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के भी पता चल सकता है कि इनको दमा है कि नहीं है। अच्छा, पाँचवीं चीज़ जो है वो चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, छाती का एक्सरे कराया जाता है। अब एक्सरे से आम तौर पे दमे की तशखीस नहीं होती, लेकिन ये देखा जाता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये दमे की जैसी इलामात इस मरीज़ को है, यानी इसका सांस फूल रहा है या सांस में दुश्वारी हो रही है, जैसे नमोनिया हो गया या फेफड़ों में साइडों पे पानी पड़ गया या फेफड़ों में पानी पड़ गया, या प्लूरल फ्लूइड जो कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, यानी फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया। अब ये जब एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे से कोई और बीमारी जो है उसको असल में एक्सक्लूड किया जाता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है। वरना दमे की वजह से ज़्यादा ये होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है, यानी दमे का जो मरीज़ होता है उसमें एक्सरे पे जो फेफड़े हैं वो थोड़े से बड़े नज़र आते हैं, हाइपर इन्फ्लेट, क्योंकि एयर ट्रैपिंग होती है, हवा इन दमे के मरीज़ों में उसकी रुकावट होती है, ट्रैप हुई होती है, रुकी हुई होती है ये फेफड़ों में, तो उसकी वजह से फेफड़े ज़्यादा फूले हुए नज़र आते हैं। और एक्सरे पे भी ये हाइपर इन्फ्लेशन इसे कहते हैं, तो उससे भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ये कोई तशखीसी टेस्ट नहीं है। असल में ये टेस्ट जो एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे जो कराया जाता है, ये बाकी बीमारियां जो दमे की तरह इलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं और मरीज़ को ये सांस की तकलीफ़ हो सकती है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है कि कहीं वो बीमारियां तो नहीं हैं, अगर हों ताकि उनका इलाज किया जाए। ये जितने टेस्टों का मैंने आपके सामने तज़किरा किया है, इनमें से ये 2 टेस्ट यानी स्पायरोमेट्री और पीक फ्लो मीटर के ज़रिए से अपना पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो को नापना, ये 2 टेस्ट तो मेरी नज़र में
दमे के हर मरीज़ को कराने चाहिए ताकि उसके दमे की सही तशख़ीस हो सके और वो अपना सही इलाज करवा सके। उम्मीद है कि ये जो मालूमात आपके सामने मैंने रखी हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।